This is where art meets the heart, and where there's no art without any heart. His work screams his name out, the one and only Ajay Sameer sir. तो मैं कहीं बाहर था, मेरी सिस्टर ने फ़ोन उठाया, उन्होंने बोला मैं वाजपेयी बोल रहा हूँ। उस वक्त अखबारों में एक चर्चा चली कि क्या आर्ट बाजारू हो गया है। हमारे पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि परस्यूइंग एन आर्ट फॉर्म इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब ऑन द प्लैनेट। सोचा अब बेटा मैं ये सब छोड़ छाड़ के नई दुनिया बनाएंगे। और मैंने अपना नाम बदला, अपने दोस्त छोड़ दिए, स्कूल छोड़ दिया, तो राजीव गांधी के घर भी गए। वहाँ प्राइम मिनिस्टर घर में इनवाइट करते हैं, तो फर्स्ट टाइम मैं राजीव गांधी किसी प्राइम मिनिस्टर के घर गया था। आपको क्या लगता है कि आर्टिस्ट्स के वर्ल्ड में कैसे सोशल मीडिया ने बेनिफिट किया? और अगर आपका काम उस लेवल पे है तो वो कोई अप्रिशिएट करे या प्रमोट करे या ना करे, वो कहीं लोगों तक पहुंच जाता है। Welcome to the Heartful Show. Today we are not just going to be talking about art, we are going to be talking about the entertainment industry as a whole. And today we have our very special first guest, the human who does not need any screaming about his name. His work speaks for himself, the one and only Ajay Sameer sir. Thank you so much. So Ajay Sameer sir has been associated with Anya for about, I think, 7-8 years now. A big fan of his work, and today we're going to be having an unfiltered conversation with Ajay Sameer sir, and उनकी journey के बारे में पूछेंगे, how his life has been, how his struggle has been over the years. Thank you sir, thank you so much for coming. It is my honor that कि मैं आपके साथ यहाँ पे बैठा हूँ और हम यहाँ पे we're going to be having a beautiful conversation. कैसा लग रहा है सर आपको? थैंक यू सो मच आरमान, एंड आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। तुम्हारे साथ बड़ी कन्वर्सेशन हमारी हुई है 7-8 सालों में, और एक दूसरे को समझने का बड़ा मौका मिला है काम के साथ साथ। It is, I can't even say it out loud as much as I want to कि I'm so thankful कि आप यहाँ पे हो, and it's actually an honor. But आपने अभी कहा कि 7-8 साल, मैं actually जानना चाहता हूँ कि I think when you first met my dad, he is the guy who was sitting at Anya, कि क्या मुलाकात क्या हुई थी, कैसे मिले थे? मुझे तो ये भी नहीं पता आज तक। हाँ, फादर से मुलाकात हुई थी। अब आरमान उनके बेटे हैं बड़े लायक बेटे हैं उनके। तो आशीष जी ने कॉल किया था और उन्होंने कहीं सोशल मीडिया में मेरा काम देखा था, तो को पसंद आया, तो हम लोगों ने, उन्होंने कहा कि भाई मिलना चाहते हैं, तो हम लोग मिले, और फिर उसके बाद से और अब हम यहाँ बैठे तो इतना एक फैमिली कनेक्शन बना है एक तरीके से, मैं कहूँगा तुम्हारे साथ, पापा के साथ, पूरी फैमिली के साथ ही, है ना, मदर के साथ। वही मैं मतलब 7-8 साल हो गए हैं मुझे भी। एक दिन बस पता चला था कि अच्छा, यू नो अजय समीर, ही इज इंडोर्स्ड बाय शाहरुख खान सर, अमिताभ बच्चन सर। इसके बारे में भी आई वांट टू टॉक टू यू कि क्या था वो एक्सपीरियंस व्हेन यू गॉट इंडोर्स्ड बाय ऑल द बिगीज, शाहरुख खान सर, सतीश गुजराल साहब एंड अमिताभ बच्चन। क्या एक्सपीरियंस था, इफ यू कैन जस्ट थ्रो सम लाइट? हाँ, बड़ा अच्छा होता है। देखिए, जब भी कोई आपका काम अप्रिशिएट करता है तो एज एन आर्टिस्ट, हम कहते भी हैं ना, आर्टिस्ट को अप्रिशिएशन सबसे ज़्यादा पसंद होता है। तो ये बड़ी खुशनसीबी है आपकी कि लोगों का प्यार मिले, अप्रिशिएशन मिले, और अप्रिशिएशन में कुछ आपको कमाई भी मिले तो दैट वाज ग्रेट थिंग फॉर एज ए आर्टिस्ट। तो बहुत ही ज़्यादा आप हाँ सर, मतलब हम्बल्ड ही हो गए। जी हाँ, जी हाँ। और जैसे गुलजार साहब के साथ तो मुझे काम करने का मौका मिला, वो एक अलग एक्सपीरियंस था। जब गुलजार साहब के साथ मेरे 2 शो हुए, तो अब वो लेजेंड्स हैं, और उनके साथ काम करना, उनसे बात करना, उनके साथ जो एक्सपीरियंस क्या था वो एक्सपीरियंस, मतलब क्या हुआ? गुलजार साहब के साथ मैंने, उनकी, मेरे एक दोस्त हैं, उनके यहाँ एक गुलजार साहब की फिल्में तो मैंने देखी थी बचपन से, गाने भी सुने थे, लेकिन उनकी जो नज़मों की किताब एक पहली बार मैंने मेरे एक दोस्त के यहाँ
पढ़ी थी और पुखराज उनकी कलेक्शन थी। अच्छा। तो जब वो पोइट्री मैंने उनकी नज़में थी उसमें वो पढ़ी मैंने तो बहुत टच कर गई मुझे नज़में, और मैंने पहली बार उनकी नज़में पढ़ी थी तो आई वॉज इम्प्रेस्ड। और वहीं वो उसने थॉट ने जन्म लिया था कि मैं इनमें से कुछ नज़मों में पेंटिंग्स करूँगा। और मैं उनको जानता नहीं था, वो मुझे नहीं जानते थे ओब्वियसली। तो मैंने उन्हें चिट्ठियाँ लिखी और वो चिट्ठी में उनका फ़ोन आया और हमने अपनी मीटिंग फिक्स की, और उसके बाद से फिर वो उन्होंने टाइम दिया। ये बड़प्पन है उनका कि उन्होंने एक छोटे से आर्टिस्ट को उस टाइम, और ये बड़ी कब की पुरानी बात बात है? है 2003 में शायद मैंने पहला 3 या 4 में मैंने पहला शो किया था उनके 22 साथ, साल पहले। 22 साल पहले। और मैं इतना यंग था और शायद इसीलिए शायद उनकी जो अटेंशन थी, उनका जो प्यार था, मोहब्बत थी, वो मुझे मिली और पूरा टाइम दिया उन्होंने। उससे पहले मैं एक शो और कर चुका था पोइट्री पे, तो वो भी बड़ा बताना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब गुलजार पे जाते हैं तो पहला शो पोइट्री का मैंने किया था वाजपेयी साहब के साथ, ओ वाओ, अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे। ओ वाओ। तो गुलजार साहब के साथ उसके बाद काम हुआ, तो वाजपेयी साहब के साथ भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी, उनसे मेरी मुलाकातें हुई और फिर हमने शो किया दिल्ली में, बहुत सक्सेसफुल शो था, शिवरानी में शो हुआ था। और गुलजार साहब की बुक जब मैंने पढ़ी थी तो वो सेकंड अटेम्प्ट था मेरा पोइट्री का शौक मुझे हाँ, ये बचपन से आई वांट टू टेल द व्यूअर्स कि अजय सर इज आल्सो ग्रेट पोएट। ऑफ कोर्स उन्होंने परस्यू नहीं किया बट क्योंकि उनका आर्ट फॉर्म उससे ज़्यादा अच्छा है, बट पोइट्री भी अजय सर हैज़ बीन डूइंग इट एवर सिंस। हाँ, थोड़ा बहुत, नॉट टू मच, बट बीच बीच में कभी कभी ऐसा होता है जब आप बना नहीं सकते हैं तो आप लिखते हैं, बिल्कुल सर। जब आप लिख नहीं सकते हैं तो बनाते हैं। तो बीच बीच में ऐसा दौर भी आता है कि कोई ऐसा थॉट जो आपको क्लिक करता है जिस पे आप पेंटिंग नहीं कर सकते या उन सब्जेक्ट पे आप करते नहीं हो। समटाइम ऐसा भी होता है ना, आपका एक पर्टिकुलर एक थॉट या Forte कुछ होता एक है। हाँ होता है, तो आप फिर वो फिर कहीं ना कहीं थॉट एज ए आर्टिस्ट आपको कहीं अंदर तो वो कहीं रहता ही है आपके रहता ही अंदर, है, तो एक्सप्रेशन की क्योंकि आदत होती है तो आप लिख देते हो। तो ऐसे पोइट्रीज आती हैं एक्चुअली। तो अटल बिहारी वाजपेयी सर को जब आप मिली जी जी तो क्या रिएक्शन था? उन्होंने ऑफ कोर्स बीइंग आई हैव आल्सो नोन हिम, जी हाँ, क्या इंसान थे, क्या प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत बढ़िया इंसान थे। या तो क्या एक्सपीरियंस था उनके साथ व्हेन यू मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम? व्हाट वाज योर रिएक्शन? अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बल्कि मैंने उन्हें भी चिट्ठियां लिखी थी। मेरी बचपन से एक शौक था। अच्छा, उस जमाने में कोई मोबाइल और फोन वगैरह इस तरह की सहूलियतें थी नहीं, इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था। एड्रेस मालूम चल जाए ये बहुत बड़ी बात थी। तो प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस लेना कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं। 7 रेस कोर्स, यू नो, तो वो मुझे मिल गया 7 रेस कोर्स। तो मैंने चिट्ठियां लिखी और 2 चिट्ठियां लिखी वाजपेयी साहब को, तो जवाब आया नहीं मुझे। तो मैं 2 चिट्ठियों में मैं पस्त हो गया था। तो होता है थोड़ा उस टाइम, वो गुलजार साहब से पहले की बात है और छोटा था मैं, कॉलेज पास आउट के बाद। तो मैंने कहा एक आखिरी चिट्ठी लिखते हैं, जवाब आ गया तो ठीक है। और 2-3 पेंटिंग मैं कर चुका था। अच्छा, उनकी पोएम्स पे। अच्छा, वाजपेयी साहब की पोएम्स की एक बड़ी फेमस बुक आई थी उस जमाने में, मेरी 51 कविताएं, आपने नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर थी। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तब आई थी। तो वो मैंने पढ़ी थी एक्चुअली। तो वो पढ़ने के बाद मुझे लगा था कि मैं पोइट्री पे काम करूंगा। वाजपेयी, और वाजपेयी का एक ऑरा था, उनकी एक पर्सनालिटी है, वो मुझे शुरू से ही अट्रैक्ट करती थी। तो पोएम पढ़ने के बाद और ज़्यादा रिगार्ड आ गया था। तो मैंने उनको जब 3rd लेटर लिखा तो उसके ऊपर मैंने लिख दिया अंतिम पत्र। अच्छा, वो रिजेक्ट हो गए थे। अच्छा, ये सब आपको थोड़ा, आप लिटरेचर में इन्वॉल्व रहते हो, थोड़ा आपको शौक होता है, तो कुछ शायद ये लाइनें आ जाती हैं कभी जो बड़ा काम करती हैं। प्लीज सर, प्लीज। हाँ, नहीं, मैं अभी स्पेसिफिकली ये लेटर के बारे में बता रहा हूँ जो वाजपेयी साहब को लिखा। तो ऊपर मैंने एक शब्द लिखा अंतिम पत्र, उसको अंडरलाइन कर दिया। फिर मैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखता था, आदरणीय कवि। अच्छा, हाँ, मैंने कभी उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं कहा, क्योंकि मैंने उनको बताया मैं जब आपसे मिला हूं तो एज ए पोएट मिलना चाहता हूं। मैं आपसे, मैं एक पोएट से मिलने आया हूं, क्योंकि मैं जो इंस्पायर हुआ था प्राइम मिनिस्टर से नहीं हुआ था, मैं पोएट से एज ए ह्यूमन बीइंग, उनके जो कैरेक्टर था उससे काफी इंस्पायर था। तो उन्होंने जब वो लाइन पढ़ी अंतिम पत्र,
तुरंत फोन लगा दिया, ओह वाओ, डायरेक्ट फोन किया उन्होंने। ओह वाओ। तो मैं कहीं बाहर था, मेरी सिस्टर ने फोन उठाया, उन्होंने बोला मैं वाजपेयी बोल रहा हूँ। और घर वाले सारे मेरे बड़े शौक थे, वाजपेयी कैसे फोन कर सकता है, लैंडलाइन हुआ करती थी उस जमाने में। तो फिर बहरहाल मेरे से फिर बात हुई उनकी, उन्होंने मेरा नंबर दिया, दूसरा नंबर जहाँ मैं था। तो फिर उन्होंने कॉल किया, हमारी बातचीत हुई और ऐसे पहली मीटिंग उनके साथ उनके घर पे हुई। और फिर मैंने उनको वो पेंटिंग्स भेजी जो 2-3 बनाई थी। और वो आर्ट लवर तो थी, बड़े आर्ट बहुत लवर, promote किया। म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, मुशायरे। सोचिए उनके पीएम हाउस में ही वो अरेंज कराते थे। तो उनका शौक आर्ट में बहुत था। और एक दफ़ा उन्होंने मुझे कहा भी कि यार तुम लोग तो क्या बढ़िया काम करते हो, सारा दिन आर्ट में घुसे रहते हो, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मेरा मन करता है। उनका एक फेमस डायलॉग भी है ना, वो मेरा मन करता है कि मैं ये सब छोड़ छाड़ के और सिर्फ पोइट्रीज करूँ, कवि सम्मेलनों में जाऊँ। तो ऐसा उनके अंदर एक छटपटाहट तो दिखती थी। लेकिन वो कहते हैं मुझे लेकिन आदत पड़ी हुई है, पॉलिटिक्स की आदत पड़ी हुई है। तो बट बड़े अच्छे, जितनी भी मेरी मुलाकातें हुई उनसे बहुत अमेजिंग थी। फिर उन्होंने मेरी फैमिली को एक, जब मेरे शो के बाद आफ्टर द शो एक पेंटिंग खरीदी। अच्छा। और काफ़ी अच्छी महंगी पेंटिंग खरीदी उन्होंने, उनके पास कलेक्शन में थी। और मेरे घर वालों को उन्होंने एक पार्टी दी, टी पार्टी, सबको बुला के। तो हम लोग गए थे उनके यहाँ और खरीद, मतलब अगर मैं होता मैं तो उनको ऐसी 10 पेंटिंगें दे देता। बट उन्होंने ये उनका बड़प्पन था ना। हाँ जी, ये बड़प्पन था। मैं यही समझाना चाहता हूँ कि उनका ये पर्सनालिटी है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो वो एक, देखिए उनके अंदर क्या फीलिंग रहा होगा। उन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने खरीदा काम। और बाकी उनका जो प्यार था वो तो मिला ही, वो तो मिल गया, नो डाउट। बट अजय सर, मैं एक चीज़ बहुत जानना चाहता हूँ, बिकॉज आई थिंक यू आर वन ऑफ द स्वीटेस्ट आर्टिस्ट एंड गाइज एंड ह्यूमंस आई हैव एवर मेट, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस ओनली फॉर द पॉडकास्ट, आई जेन्युइनली मीन इट कि आप इतने स्वीट हो। जब ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक होता है कि एक अंदर से ना, एक मैं भी आर्टिस्ट हूँ जैसे, तो एक 7वें आसमान पे चढ़ जाते हो कि मैं अब अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने मुझे इंडोर्स किया है। तो उस टाइम ऐसी कोई फीलिंग आई कि नहीं, कि अब मैं अजय समीर हूँ, अब मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, अब मैं अजय समीर हूँ। हाँ। गुलजार साहब से मिलने के बाद या वाजपेयी साहब के मिलने के बाद ऐसे कभी फील नहीं आई? एक्चुअली मेरे जो आदर्श रहे हैं ना, हाँ जी, जिनसे मैंने देख के सीखा है, उन्होंने सिखाया काम है, उन्हें देख के सीखा है। सबसे पहले तो जो जिनसे एक ग्रेट पर्सनालिटी से मैं मिला वो थे भीष्म साहनी। ओके। बलराज साहनी के छोटे भाई, जिनका तमस सीरियल टीवी में था। ओके। अगर आप जानते मैं तो बहुत छोटा तुम्हारी जनरेशन ना, हाँ मैं बहुत हाँ, उनको कम जानती है। बट भीष्म साहनी हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा नाम है। ओके। भीष्म साहनी, ओके। उनका तमस सीरियल था, उनके सीरियल और भी थे, बसंती था। तो और वो साहित्य अकेडमी के वो प्रेसिडेंट रहे हैं बहुत सालों तक। हाँ, वो बहुत बड़ा नाम है भीष्म साहनी हिंदी साहित्य में। तो मैं उनके साथ रहा हूँ बहुत सालों तक। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उनके घर मेरा आना जाना था, उनके साथ मैं रहा भी हूँ बहुत ज़्यादा। तो वो लोग ऐसे थे जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ, और आप उनको उनसे जो आप सीखते हो, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो कैरेक्टर है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, तो वो मेरे आदर्श रहे हैं। ऐसे लोग जब आदर्श हो जाते हैं ना, तो ऐसे लोग अगर आपको कहीं मिल जाएं जीवन में, तो उनसे आप, उस टाइप का आदमी, इतना बड़ा आदमी जब ऐसा होता है ना, धरातल पे होता है, तो फिर आप तो चीज़ क्या हो उनके सामने। तो मेरी एक खुशकिस्मती रही है बचपन से कि जो अभाव होते हैं ना, जीवन में अभाव होते हैं, अभाव के कारण ना बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती हैं। सही। तो हमारा अभाव क्या था? पैसा। यस सर। ठीक है, जो जनरली कलाकार बातें करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस अभाव ने मुझे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दी हैं। उसमें भीष्म साहनी भी एक थे, ये मेरी कमाई थी। उसमें कमलेश्वर थे। कमलेश्वर भी हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा नाम है, और वो बहुत बड़े राइटर थे। उन्होंने 100 से ऊपर तो फिल्में लिखी हैं। ओह फैंटास्टिक। और दूरदर्शन के लिए सीरियल चंद्रकांता, ये बहुत सारे उनके सीरियल्स हैं। उनकी वो दूरदर्शन में डायरेक्टर भी रहे। तो एज ए साहित्यकार तो कमलेश्वर बहुत बड़ा नाम। मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहा
मैं नाना देशमुख के साथ रहा, ओ वाह, मैं कई जगह न्यूज़पेपर में काम किया, प्रभाष जोशी और भी। तो जब इन लोगों के साथ आप काम करते हो, और ये सचमुच में उस ज़माने में ये जो साहित्यकार थे, पत्रकार थे, मैं तो उस ज़माने में पैसा कमाने के लिए जाता था, न्यूज़पेपर में काम करता था ओ वाह, कि मुझे इनकम हो जाए हाँ जी। पब्लिशर्स के साथ। तो वहाँ मुझे इतने बड़े दिग्गज मिले, और उन सब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया पर्सनल। एक तो होता है ना हम काम कर रहे हैं, काम ऑफिस के तक सिलसिले हैं, में मैं बिल्कुल उनके घर तक हो गया था, तो उससे बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो उनके शायद वो उनका वो जो बेस था, मेंटोरशिप, हाँ जी जी। हाँ जी, तो वो बेस शायद कहीं मुझे, मैं फॉलो करता हूँ उसको। नहीं सर, बिकॉज वही मैं तो आपको आई थिंक इट्स 8 years दैट आई नो यू, बट आज तक जैसे मैं बहुत आर्टिस्टों के साथ हम गैलरी में काम करते हैं, बहुत लोगों की पर्सनैलिटीज अलग है, बट आज तक आपके साथ ऐसे कभी नहीं हुआ कि मैंने फ़ोन किया है, आपने उठाया ना हो और आपने ये बेटा करके मुझसे बात ना की हो। सो आई थिंक दिस इज इट टॉक्स अबाउट योर पर्सनैलिटी, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस। बट सर, थैंक यू। आपने इतने मेंटोर्स के साथ, मतलब व्हेन यू एज यू ग्रू अप, हाउ डिड आर्ट कम इनटू बिकॉज जैसे मैं भी आज की जनरेशन का हूँ, जैसे आप कहते हो, या हमारे पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि परस्यूइंग एन आर्ट फॉर्म इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब ऑन द प्लैनेट। मैं म्यूजिशियन yes, हूँ, मेरे हद तक भी, मेरे घर में भी एक हद तक मुझे म्यूजिक परस्यू करने दिया। उसके बाद ये बोला कि बेटा वहाँ पे जाओ जहाँ पे स्टेबिलिटी है। आपका वो जर्नी कैसी हुई? मतलब आपके पेरेंट्स ने आपको कभी नहीं बोला कि अजय, मतलब पेंटिंग, चित्रकारी, कौन क्या पैसा कमाएगा? ऐसे कभी कोई इंसिडेंट हुआ है? नहीं, ये तो बचपन से ही था। सबके बचपन साथ से था। बस ये था कि हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं था कि जो पका पकाया ऐसा कुछ था, और आप वहाँ जाएंगे तो आपको जाते ही शायद कोई चेयर मिल जाए, चेयर मिल जाए। तो ऐसा कुछ नहीं था। बट हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी चीज़ थी, मेरे जो कजन्स थे, और हम 6 भाई बहन हैं, तो मेरी एक बड़ी बहन है, मुझसे एक बड़ी बहन है, ये सारे टॉपर थे। हर फैमिली में यही होता है। ये सारे टॉपर थे, और सब मेडिकल में जा रहे थे। ओह वाओ। जी हाँ। और हमारी जो फैमिली थी वो फाइनेंशियली बहुत ही, आप नीचे कर लीजिए कि वो एमबीबीएस नहीं करा पा रही थी उनको, और मतलब उस तरह ऐसे का, struggle से। मतलब फाइनेंशियली बहुत वो था, बट फिर भी वो मेडिकल में ही कुछ ना कुछ कर रहे थे। कोई डॉक्टर भी हैं, कुछ कुछ मेडिकल से रिलेटेड कुछ पढ़ाई कर रहे थे, कुछ अच्छा पढ़ रहे थे। और मेरे साथ क्या था, मेरा एकेडमिक उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं था। मैं बल्कि ये क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाया शायद, क्योंकि सर यही होता है तो आर्टिस्ट वो, के ज्यादा। हाँ, तो उसमें शायद उतना, शायद किताबों में इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना मेरा प्रैक्टिकल लाइफ को पढ़ने में इंटरेस्ट था। मतलब मुझे याद है, बचपन से अगर मैं गांव भी जाता था तो मुझे याद है मैं या तो पोइट्री लिखता रहता था, या फिर गांव के लैंडस्केप्स। ओह वाओ। तो मतलब अभी मुझे लगता है, मैं फ्लैशबैक में जाता हूँ तो मुझे लगता है यार, वो छोटे से बच्चे थे हम, 12-13 साल के, मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, बाकी सब खेल रहे हैं। मतलब अगर मैं देखता हूँ खुद को, तो कई बार खुद के लिए भी अच्छा लगता है लाइफ में। ऑफ कोर्स, आई मीन टुडे व्हेन यू लुक एट अजय समीर, तो ऑफ कोर्स आपको, मतलब थैंक यू फॉर परस्यूइंग आर्ट, बट उस टाइम ऑफ कोर्स एक तो ये इंसिडेंट वो रहता था कि आप पढ़ाई करें, जैसे दूसरे आपके जो भाई बहन हैं वो पढ़ रहे हैं, तुम क्या करोगे। तो बड़ा, तो ड्राइंग तो मैं छुप के करता था। मतलब ऐसे पेरेंट्स के सामने, और हमारे यहाँ तो जो चाचा जी थे, हमारे ताऊ जी थे, वो भी पीट जाते थे, क्योंकि एक इकलौता मैं था जो पढ़ाई में बहुत वीक था। तो बड़ी प्रॉब्लम तो बड़ी आती थी। फिर धीरे धीरे जब थोड़ा ऐसा होता है ना, जब आप प्रूव कर लेते हो अपने आप को थोड़ा सा, तो उसके बाद जो परिस्थितियां वो चेंज हो जाती, लोग बदल जाते हैं। आप कभी भी देखिए, आप वही रहिए, सब बदल जाएंगे, दुनिया बदल जाती है, आप वहीं रहिए। तो जैसे जैसे मैं बदला, मैं 10th क्लास से मैंने खुद को बदला, मैंने अपना नाम भी बदल दिया, समीर लगा लिया। अच्छा, 10th अजय के बाद, कुमार हाँ, नहीं तो थे, अजय कुमार था। तो मुझे लगा कि मैं तो ऐसे डफर का डफर ही रह जाऊंगा। तो कभी कभी लाइफ में सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तो मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ 10th क्लास में। तो 10th के बाद मेरे मार्क्स इतने कम थे कि मुझे कोई स्कूल में एडमिशन नहीं दे रहा था। तो ऐसे टाइम में अच्छे अच्छों को सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, जब आपके भाई बहन कजन्स टॉपर हों। तो मुझे जब हुआ तो मैंने सोचा, अब बेटा मैं ये सब छोड़ छाड़ के और एक नई दुनिया बनाएंगे। और मैंने अपना नाम बदला,
अपने दोस्त छोड़ दिए, स्कूल छोड़ दिया। उस जमाने में ये था, घर वालों को हम कुछ बताते नहीं थे, टीसी खुद ही निकलवा लेते थे। अच्छा, अब टीसी तो निकलवा ली, कोई एडमिशन दे नहीं रहा दे है। नहीं रहा। हाँ, तो बड़ी मुश्किल में बहरहाल एक स्कूल में मुझे मिल गया एडमिशन 11th में। और फिर मैंने तब तक मुझे एक चीज़ पता चली कि तुम्हें थोड़ा बहुत आर्ट आती है, तो इसमें कुछ करेंगे। तो मैंने देखा कि जब मैं उसमें गया आर्ट में, थोड़े सरकमस्टेंस ऐसे हुए कि कुछ आर्ट में मैं गया बाल भवन के थ्रू, और वहाँ लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, टीचर्स ने, बच्चों ने, तो मैं वहाँ हीरो हो गया ओह वाह, बाल भवन में। वाह। तो पहली बार मुझे लगा कि यार तुम भी कोई चीज़ हो, चीज़ हो। तुम्हें भी अप्रिसिएशन मिल सकता है। फिर मैंने कॉम्पिटिशन्स अटेंड किए, वहाँ टीचर्स ने मुझे कहा तुम आर्ट कॉम्पिटिशन्स में जाओ, जहाँ मैं जाऊँ वहाँ फर्स्ट प्राइज़ मिल जाए। ओह वाह, फर्स्ट प्राइज़ मिलता था। तो करते करते मिनिस्टर्स दे रहे हैं, अखबार में नाम आ रहा है, तो मेरे फादर तो बहुत प्राउड फील करने लगे, हमारे रिश्तेदार, हमारे सब। और इस टाइम साथ साथ पोएट्री भी कर रहे थे कि सिर्फ पोइट्री बचपन से छोटी छोटी, कभी कभी, मेनली पेंटिंग करता था मैं, पोइट्री समटाइम थोड़ा 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 थोड़ा। हाँ, तो वो मैंने देखा कि लोग बदलने लग गए। पहले मैं छुप के करता था, अब थोड़ा मैं पब्लिकली करने लग गया हूँ, और लोग बदल गए। मैं वहीं के वहीं हूँ अब, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि अब मुझे वो सपोर्ट कर रहे हैं कि अरे ऐसा भी होता है, अच्छा। फिर धीरे धीरे मुझे बचपन में एक अवार्ड मिला, कलाश्री अवार्ड, तो वो प्राइम मिनिस्टर देते हैं। तो उस जमाने में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। ओह वाह, तो उन्होंने बच्चों को, वो हमेशा वो उसमें लिटरेचर, म्यूजिक, डांस और भी कई फील्ड के लोगों को, हाँ, वो आपने अगर नाम सुना हो, नेहरू बाल समिति ऐसा है कुछ, वो दे, उनके थ्रू होते हैं वो। तो हर फील्ड के एक एक बच्चे को वो अवार्ड, तो मुझे मिला वो। तो राजीव गांधी के घर भी गए, वहाँ प्राइम मिनिस्टर घर में इनवाइट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं राजीव गांधी, किसी प्राइम मिनिस्टर के घर गया था, अखबारों में तस्वीरें छप रही थी, तो वो तो दुनिया ही, हमारी तो दुनिया ही बदल गई। पूरे पेरेंट्स का जो लव था, प्यार, मोहब्बत, अटेंशन, रिश्तेदार में, अड़ोस पड़ोस, तो ये बड़ा फर्क पड़ता, सब बदल गए। तो आई फील प्राउड कि ये बोलना स्टार्ट हो गए कि हाँ अजय समीर मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। हाँ, हमारे फादर, वो जो अखबार की कटिंग्स होती थी, वो हमेशा एक छोटा सा बैग, पुराने जमाने में लोग ऐसे चलते थे, तो मेरे फादर को भी वो शौक था, एक छोटा सा एक लेदर का बैग ऐसे यहाँ पे लगा के, उसमें वो न्यूज़पेपर को मोड़ के। शायद उससे बेहतर चीज़ मैंने लाइफ में शायद देखी नहीं है कि जो फादर जो प्राउड करते हैं ना, मदर फादर, उनसे ज़्यादा कुछ नहीं। तो वो ऐसे वो न्यूज़पेपर को मोड़ के हमेशा छोटे से उसमें डाल लेते थे, और जहाँ जाते थे उसे खुल खुल के दिखाते, ये ही इज माई सन। इट इज अ ब्लेसिंग। तो जी हाँ, तो ऐसे शुरुआत हो गई उसकी, और नाना करते करते हम लोग, और सबसे अच्छी बात शायद ये थी कि मुझे इसके अलावा कुछ आता भी नहीं था। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि हर एक इंसान को करनी चाहिए, क्योंकि हाँ, खुद की गलतियाँ और खुद तुम बहुत अच्छे सिंगर हो, हमेशा मेरी हमेशा तुमसे हमेशा एक रहती है कि यार सुनाओ कुछ, तो तुम समझ भी सकते हो उसको। हाँ जी सर, मतलब एक ये मैं मानता हूँ कि एक स्पेशली इंडिया में, आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज, इंडिया में परस्यूइंग आर्ट आई थिंक इज द मोस्ट डिफिकल्ट, बिकॉज नंबर वन यहाँ पे सोसाइटल प्रेशर्स, सोशल प्रेशर्स इतने होते हैं, जैसे आपने कहा ना आपके चाचा जी ये वो, और सही कहा कि लोग बहुत जल्दी बदलते हैं। लोग बदल जाते हैं, आप मत बदलिए, लोग बदल जाते हैं, दुनिया बदल जाती है, आदमी वही रहता है। जितने भी बड़े हैं, जितने भी हैं, आप किसी की भी कहानियां सुनिए, एक टाइम आता है जब सब लोग आपसे कनेक्शन जोड़ने लग जाते हैं, और तब सोचिए आपके पास टाइम ही नहीं है। हाँ जी। अब आज की डेट में अब वो बुलाते हैं घर, हमारे पास टाइम नहीं होता है। नहीं, उस टाइम ये भी सोचते हैं कि जिस इंसान ने मुझे बुरे वक्त में नहीं सपोर्ट किया, हाँ, तो मतलब मैं ऐसे मानता हूँ कि हर किसी का वक्त आते हैं, फेजेस आते हैं। हाँ, तो एक ये अंदर से एक बिटर फीलिंग, टीस तो रह जाती है। हाँ जी सर, बिटर तो फीलिंग हालांकि मेरे पास वैसा है नहीं कुछ, लगता भी नहीं है मेरे पास है नहीं, बट मेरे को बड़ा मजा आता है, इसको भी मैं इंजॉय करता हूँ समटाइम। जब कोई बदल जाता है ना, तो मुझे बड़ा मजा आता है। और वो एक क्या इंसिडेंट था कि मतलब जिसने आपको बिल्कुल ऐसे चेंज कर दिया, किसी ने कुछ ताना मारा होगा? नहीं, ताना नहीं मारा था, एक्चुअल में बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी, बहुत कम बताता हूँ मैं इसको। लेकिन वो 10th क्लास में मेरे नंबर बड़े कम थे, पास तो हो गया मैं जैसे तैसे,
तो मैं, मेरे जो फ्रेंड्स थे, जनरली मेरे को पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं थी, तो मैंने क्या किया हुआ था स्कूल्स में, इस क्लास में ना जाना पड़े, तो फुटबॉल टीम में मैं होता था, हॉकी में, क्रिकेट में, और मैं जहाँ जाता था वहाँ सेलेक्ट हो जाता था। वाह। तो इतना टैलेंट मेरे पास हर चीज़ का था कि मैं क्रिकेट में जाऊंगा तो भी मेरा अच्छा एक रेपुटेशन रहेगा, हॉकी में भी रहेगा, क्लास में नहीं जाना है, बंक करना है। तो कहीं पढ़ाई वढ़ाई तो की नहीं मैंने, तो नंबर बड़े कम थे, तो बड़ी परेशानी हुई उस टाइम, बड़ा सेटबैक था। तो एक बार मैं ऐसे ही दोस्तों के साथ ऐसे खेलने जाते हैं बच्चे, जैसे हम भी जाया करते थे खेलने, तो खेलने जा रहा था तो अचानक मैं रास्ते में रुक गया। वो बड़ा अजीब सा इंसिडेंट था, मुझे भी नहीं पता वो क्या हुआ था। और जिंदगी वैसे ही चल रही थी 10th क्लास तक, नॉर्मल, जैसे खेलना खालना, घर आना, खाना पीना, सोना, डांट खा लेना, पिट जाना बस ऐसी लाइफ चल रही थी। एक दिन अचानक से क्या हुआ, बीच रास्ते में मैं खड़ा हो गया, और मैं खड़ा ही रह गया, मैं ना आगे गया ना पीछे गया, और कुछ एक फील सा कुछ आया था मुझे वहीं खड़े खड़े कि तुम कर क्या रहे हो। और ये मतलब मैं बताता नहीं हूँ क्योंकि अजीब सी बातें हैं ये, और बताने में भी अजीब सी। तो वो जो फील था ना कि तुम कर क्या रहे हो, तुम जा क्या रहे हो, तुम्हारी घर की स्थिति फाइनेंशियली इतनी कमज़ोर है, तुम इंजॉय कर रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें करना क्या चाहिए, कुछ इस तरह के सवालात ऐसे पैदा हो गए। हाँ, वहीं खड़े खड़े। और वो 10-20 मिनट में वहीं खड़ा था और रो रहा था। ओह वाह। हाँ, वो बड़ा अजीब सा इंसिडेंट था मेरी लाइफ का, वो मैं भूलता भी नहीं हूँ उसको। उसके बाद मैं घर आ गया और मैं 1-2 दिन बहुत परेशान रहा। मैं रोता रहा और सोया नहीं, खाना नहीं खाया शायद मैंने 1-2 दिन, और बड़ा परेशान था मैं कि क्या क्या होगा यार, मेरा क्या होगा, ये घर का क्या होगा, फैमिली में बड़ी प्रॉब्लम है, हम 6 भाई बहन हैं, कैसे होगा, क्या क्या करेंगे, मैं बड़ा हूँ, सिस्टर है एक वैसे मुझसे बड़ी, बट हमारे यहाँ जनरली ब्रदर्स के ऊपर बड़ा एक प्रेशर रहता ही है। तो 10th मतलब मैंने पास किया था उस वक्त। तो वो उस टाइम उन 2 दिनों में जो आपने अपने आप से बातें करी, वो बड़ा ज़रूरी है लाइफ में, खुद से बातें करना, अपने आप को अकेले ले जाके कुछ दिनों बात करना। तो वो जो कन्वर्सेशन थी मेरी खुद से, तो वहाँ मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे कुछ अपने ऊपर फोकस करना है, कुछ फैमिली के लिए करना है और अपने लिए भी करना है। क्या करना है ये नहीं पता है, लेकिन मुझे एक चीज़ पता चल गई कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो नहीं वाली मुझे क्लियर थी कि सारे दोस्त छोड़ देने, और इस स्कूल में रेपुटेशन इतनी खराब है मेरी, ये स्कूल ये स्कूल छोड़ देना है। वो बचपन में जितनी अकल थी मुझे, मैंने वो स्कूल अगले दिन टीसी निकलवाया, स्कूल छोड़ा, दोस्तों से आज तक नहीं मिला उसके बाद में, मुझे नाम भी नहीं याद है अपने उन फ्रेंड्स के जिनके साथ मैं सारा दिन खेलता था। और वाह तो नहीं है लेकिन लेकिन सच में ही मुझे याद नहीं, उनमें से किसी के नाम याद नहीं। और मैंने सब छोड़ा, कहीं एडमिशन मिला नहीं मुझे, बड़ी मुश्किल में 2-3 महीने के बाद मिला मुझे। गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में हम पढ़ते थे, और मेरा स्कूल जिसमें मैं था वो था भी बड़ा बदनाम स्कूल। अच्छा। हाँ, वहाँ पे सब लड़के सरकारी स्कूल में, दिल्ली में ही था, बट बहुत बदनाम था वो स्कूल। तो उस स्कूल का नाम सुन के वैसे ही एडमिशन नहीं देते थे। तो वहाँ से वो चेंज आया, वो सेल्फ रियलाइजेशन कह सकते हो आप। बाकी हिटिंग तो चल ही रहा था ना, वो तो बचपन से ही चल रहा था, वो तो हर चीज़ पे चलता था, आपकी शक्ल पे चलता था, आपकी कलर पे चलता था, या आपकी पढ़ाई लिखाई पे चलता था, हर चीज़ पे चलता था। अब सब बदल गया फिर एक टाइम के बाद सब बदल जाता है। बिल्कुल, और आई थिंक वो मोमेंट पे भी बदलता है व्हेन एन आर्टिस्ट गेट्स हिज फर्स्ट पे। मतलब आपको पता नहीं याद होएगा कि नहीं, बट व्हेन डिड यू सेल योर फर्स्ट पेंटिंग उस टाइम? क्योंकि जैसे मुझे भी याद है, मैं पहले म्यूजिशियन घर पे था, कोई शो नहीं मिलते थे, कोई किए भी नहीं थे, स्कूल में परफॉर्म किया था, बट जिस दिन मेरा पहला शो हुआ और सक्सेसफुल हुआ और पैसे मिले, 10-15 हज़ार रुपये जो मिले, उसके बाद मैंने कहा था कि हाँ भाई शिट, जैसे आपका रियलाइजेशन। जी, वो दिन भी बड़ा खास होता है। हाँ, वो दिन सबसे ज्यादा खास होता है, बड़ा खास होता है, एंड यू कांट थैंक गॉड इनफ बिकॉज़ आई एम अ बिग बिलीवर। तो आप व्हेन डिड यू सेल योर फर्स्ट पेंटिंग? मेरा पेंटिंग से पहले इनकम शुरू हो चुकी थी।
अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं वो जो 10th के बाद की कहानी हाँ बताई जी, ना, हाँ जब जी, मैंने सेल्फ रियलाइजेशन मुझे हुआ और मैं घर आया, रोया और जो भी स्कूल चेंज किया, हाँ जी। उसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट था मुझे पैसे कमाने हैं। ओके। हाँ, कैसे कमाने ये नहीं पता। हम्म। तो लेकिन जैसे ही आप सोचते हो ना कुछ तो है जो आपके सपोर्ट में आ जाता है। तो फाइनेंशियली घर की हालत ठीक नहीं थी और मुझे लग रहा था तुम बदमाशी कर रहे हो, पढ़ना लिखना तुम्हें आता नहीं नहीं है। है। जो तुम फीस भी ले, उस जमाने में 12.5 रुपए फीस होती थी, ओह ओके। तो वो लेने के लिए भी शर्म आती थी। तो मुझे लगा कैसे किया जाए कि मुझे मांगने ना पड़े, मुझे देने की कोशिश करें। क्या करेंगे? तो बाई चांस करते करते वो कुछ मुझे वो ट्यूशन्स मिली अच्छा। 11th क्लास में। ओके। और ट्यूशन कमाल की बात है, मेरे स्कूल के नहीं थे लेकिन किसी दूसरे स्कूल के आर्ट टीचर के बच्चों को ड्राइंग सिखानी है। ओह वाओ। जी हाँ। ओह वाओ। तो वहां से हुई और फिर उनके बच्चों को ड्राइंग सिखाया तो मोहल्ले के उनके अपार्टमेंट्स के और बच्चे आ गए, तो वहां 10-20 बच्चे इकट्ठे हो गए। तो मैंने उनसे पैसे लेने छोड़ दिए। उनके डाइनिंग स्पेस में, ड्राइंग रूम में मैं पढ़ाने लग गया। फिर वहां से मतलब वो स्टार्ट हुआ। फिर मुझे लगा मुझे स्प्रेड करना है काम, तो मैं कुछ पब्लिशर्स के यहाँ गया। जो जितना मुझे जानकारी हुई उस जमाने में, तो मुझे एक पीताम्बर पब्लिकेशन दिल्ली का है, उन्होंने मुझे काम दे दिया, छोटा छोटा इलस्ट्रेशन वो बनाया। फिर एक मुझे न्यूज़पेपर मिल गया, एक बीजेपी का न्यूज़पेपर आरएसएस का है, पांच जन्ने। मुझे नहीं पता था ये आरएसएस का मुखपत्र है, मेन न्यूज़पेपर है, अभी भी बहुत पॉपुलर है वो, पांच जन्ने आरएसएस का पेपर है, होएगा। ठीक है। और वहाँ दिग्गज लोग होते थे, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं तब तक शायद 12th में आ गया था। पहला न्यूज़पेपर मैंने वो ज्वाइन किया, ज्वाइन मतलब फ्रीलांस ऐसे ही चला गया था मैं दफ्तर में। तो तरुण विजय बाद में वो राज्यसभा से एमपी भी थे। तरुण विजय अब तो पॉलिटिक्स में है, वो बीजेपी में। तो वो एडिटर थे वहाँ के। तो मैं छोटा सा था स्कूल में, उन्होंने कहा बच्चा सा आ गया काम मांगने, ऐसे स्टोरी उन्होंने ऐसे एक फेंकी मेरे को, इसको बना के लाइयो कल देखते हैं क्या आता तेरे को। ओह वाओ। ऐसे करके ना ऐसे फेंक दिया, ऐसा स्टोरी एक बच्चा समझ के। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है सर। तो अगले दिन मैं ले गया, तो बना के लिए भी अरे ये तो बहुत अच्छा बनाता है तू। बिठाया, चाय वाय पिलाई। उस दिन से पांच जन्ने में मेरा काम शुरू हो गया। तो वो पहला न्यूज़पेपर था पांच जन्ने। उसके बाद मुझे जनसत्ता ने बुला लिया, इंडियन एक्सप्रेस। ओह वाओ। इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता। ओह वाओ। फिर वहां से मुझे नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने बुलाया। फिर मैं हिंदुस्तान, इंडिया टुडे और एयरलाइंस की मैगजीन्स आती थी, नमस्कार, स्वागत। अर्ली डेज में मैं इसमें काम करता था। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो मेरे पास ये सारे अखबार थे। एज ए फ्रीलांसर मैं सब में काम करता था। हाँ, और स्वागत, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का तो मैं फेवरेट आर्टिस्ट था उनका। हाँ, तो मैंने क्या किया, कार्टून भी शुरू कर दिए थे। अच्छा। मेरे कैरेक्टर्स भी आने लग गए थे। मीन्स कॉलम्स आते हैं ना कार्टून। हाँ जी सर, अभी भी आते हैं। हाँ, अभी भी तो वो भी मेरे आने लग गए थे और पैसा कमाने के लिए मैं उसमें घुस गया। और बाई चांस की बात है वो कार्टून भी अच्छे लगने लगे। मैं बड़ा फेमस कार्टूनिस्ट बन गया। ये लक्ष्मण साहब, सुधीर तैलंग, सुधीर धर, ये उस जमाने के मेरे दोस्त हैं। अभी भी जो बचे हुए हैं, जैसे लक्ष्मण साहब तो अब रहे नहीं, सुधीर धर भी नहीं रहे, और सुधीर तैलंग तो बहुत कम उम्र में चले गए। सुधीर तैलंग बहुत क्लोज थे मेरे। ऐसे बहुत सारे का उनमें से कुछ अभी हैं जो, क्योंकि मैं तो बहुत बच्चा था, ये लोग सब सीनियर थे। हाँ, तो कार्टून भी एक ज़माने में मैंने किए बहुत अच्छे, और उसमें भी खूब पैसा कमाया हमने। तो मेरा घर चल जाता था, मीन्स भाई बहन और हम लोग। और मैं तब तक कॉलेज में आ गया था, कॉलेज का खर्चा बड़ा था। तो कॉलेज बड़ा एक्सपेंसिव होता है, आर्ट कॉलेज, कैनवसेस, कलर, फ्रेमिंग्स, आना जाना, किराया, खाना पीना, ये सब अनस्पोकन ट्रूथ। तो लेकिन मैं ये सब बहुत अच्छे से मैनेज करने लग गया, बिकॉज यू वर अर्निंग। हाँ, तो ये इनकम मेरी पेंटिंग से पहले यहाँ से शुरू हो गई थी। तो ये इनकम शुरू मेरी 11th से हो गई थी। इसके बाद पेंटिंग मैंने पहला शो किया जब मैं 3rd ईयर में था। ओह वाओ। 3rd ईयर में मेरा पहला शो त्रिवेणी में था। अच्छा। तो बहुत अर्ली टाइम में मैंने शुरू किया। तो उसमें तकरीबन मेरा 90% काम सोल्ड हो गया। फैंटास्टिक। वो उसी शो में, मतलब जिस दिन हम पेंटिंग हैंग कर रहे थे, तो एक इनकम टैक्स ऑफिसर हैं दिल्ली के ही, अब तो पता नहीं कहाँ होंगे, उन्होंने ही 2 काम खरीद लिए थे।
हम सिर्फ हैंग कर रहे थे Hang मॉर्निंग कर में रहे हैं, हाँ। ओपनिंग से पहले, और मेरे पास वो मुझे मन था कि हम दिया जलाएंगे। हाँ जी, लैंप होता है ना ऐसे पीतल का होता है जो लैंप, तो लैंप था नहीं हमारे पास। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी यार क्या करें, तो हमने रिबन खरीद लिया था कि रिबन कटवाएंगे। एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे हमारे, वो आने वाले थे ओपनिंग के लिए, बीसी सान्याल साहब। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा yes, ओल्ड आर्टिस्ट थे, Yes. बहुत सीनियर। वो आ रहे थे ओपनिंग के लिए, तो मैंने कहा चलो रिबन कटवाएंगे। वो टांगते पेंटिंग हम हैंग कर रहे थे, और वो income tax। उन्होंने 2 खरीदी, एडवांस दे के चले गए, और हमने अपना लैंप वैम्प खरीद के लाए कनॉट प्लेस से। मेरे फ्रेंड को मैंने में ही हुआ भेजा। था, हाँ। मेरे पूरे कॉलेज के फ्रेंड्स इकट्ठा थे उस दिन, बहुत भीड़ थी, स्टूडेंट्स की भीड़ स्टूडेंट्स थी। ऑफ कोर्स। तो एनीवेज, तो ऐसे अर्निंग तो काफ़ी मेरी शुरू से ही मेरा काम वाम बिकता रहा है। मेरा पहले शो से ही काम बहुत अच्छा और बिका आपका है। यही आर्ट फॉर्म था, लाइक नहीं, मैंने ये फर्स्ट ईयर में शुरू हो गया था, लेकिन मैंने वाटर कलर काफ़ी किए एक ज़माने में। अच्छा, वो आप लोगों ने नहीं नहीं देखे हैं, देखा। आपको मालूम भी नहीं है। हाँ। तो वाटर कलर ने मुझे पॉपुलैरिटी दी थी। उसमें परेश, संजय भट्टाचार्य, हाँ जी, ये कुंडू, मैं, ये तो सब, हम हाँ। सब यहाँ पे एक पॉपुलर नेम थे दिल्ली में एज ए वाटर कलरिस्ट। लेकिन मेरा ड्राइंग पैरेलली चल रहा था, ब्लैक एंड वाइट। ये मैंने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया था कि मैं कुछ अपना एक स्टाइल डेवलप करूँगा। बनाऊंगा। तो बीएफए फर्स्ट ईयर में ये शुरू हो गया था, और इसमें जितना काम होता था वो बिक जाता था, और बहुत कम होता था क्योंकि कॉलेज और ऑफिस में काम करने के बाद। लेकिन मैं करता रेगुलर था, घर में जाके रेगुलर काम। तो इसके शो कॉलेज के बाद शुरू हुए, क्योंकि और ये फिर काम धीरे भी, धीरे हाँ। धीरे धीरे वाटर कलर मैंने छोड़ दिए। ये मेरी एक इंडिविजुअल क्वालिटी थी। जैसे जैसे आप मेच्योर होते हो, आपको भी समझ में आता है कि आपको क्या रखना चाहिए, फिर टोटली मैं ये तो एक फैक्ट है सर, हर आर्टिस्ट का एक घाव होता है। मतलब जैसे एक सिंगर भी हमेशा एक टाइप के गाने नहीं गाता, हमेशा हाँ, लाइफ में वो डिफरेंट। बदलता। तो आज आपका ये आर्ट फॉर्म है, द रीजन माय जी। अजय समीर इज अजय समीर। एज यू ग्रो, आई थिंक यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस एज वेल। जी। But let's talk about this art form. It is one of the most distinctive art forms I've seen. Pen on paper, मतलब बहुत जी। आर्टिस्ट करते होंगे, बट फ्री हैंड करना, इतनी इंट्रिकेसी के साथ करना, विद अ पिंच ऑफ रेड। अच्छा, रेड की स्टोरी क्या है? रेड कहाँ से और क्यों आता है? हाँ, एक्चुअली वो भी जर्नी का पार्ट है। अच्छा, जैसे जब मैंने ड्राइंग शुरू की थी, तो मेरे जहन में एक ही बात थी कि जो ड्राइंग्स है, बेसिकली जो ड्राइंग्स है, पेनिंग, इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है। हाँ जी, बहुत छोटे छोटे लोग काम करते हैं, या मीडियम साइज तक करते हैं। और मैं जब कॉलेज में था, बीएफए में ही था मैं, फर्स्ट ईयर में, बिल्कुल मैं नया नया कॉलेज गया था, तब से मेरे दिमाग में घूम रहा था एक स्टाइल बनाना है अपना, हाँ। स्टाइल होना चाहिए। तो मेरे जितने सीनियर थे मास्टर्स में, एमएफए में जो थे, और जो मेरे टीचर्स थे, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट थे उस जमाने में, वो सबके स्टाइल हैं, बड़े बड़े कैनवसेस कर रहे हैं। तो उनके काम देखने के बाद मुझे ये लगा कि मुझे शायद, मैं जो पेन वर्क करता हूँ, पेन से मैं करता ही था शुरू से, इसमें लोगों ने काम नहीं किया है। अगर मैं इसमें 6 फुट बना दूं, फैंटास्टिक। तो वो जो एक थॉट दिमाग में बना, तो मैंने फर्स्ट ईयर में एक काम शुरू किया। सेकेंड ईयर तक आते आते मैंने 2 बड़े काम बना लिए थे, और बाई चांस की बात है कि वो सतीश गुजराल जी ने देखे, और वो मॉडर्न आर्ट गैलरी के लिए परचेज कर दिया। तो एनजीएमए में मेरी 3rd ईयर में कलेक्शन, सोचिए आप। और सतीश गुजराल जी ने खाली खरीदा नहीं, उन्होंने चिट्ठी लिखी वहाँ कि ये आर्टिस्ट कौन है, इससे मिलना चाहता हूँ मैं। तो एक छोटी सी स्लिप छोड़ के गए थे वो। तो वहाँ एनजीएमए में एक आर्टिस्ट होते थे उस जमाने में, एसके सानी साहब। हाँ जी, वो भी ड्राइंग करते हैं, जानते होंगे आप। हाँ जी। तो एसके सानी साहब थे, उन्होंने कहा, अरे तेरी लॉटरी लगी हुई है यार, तो कहाँ था? तो उन्होंने फिर नंबर दिया कि ये सतीश गुजराल का नंबर है, और आप इस पे कॉल करो, किरण गुजराल उठाएंगी। हाँ जी। तो गुजराल साहब को थोड़ा दिक्कत थी बोलने में, सुनने में। हाँ तो किरण गुजराल से हमारी बात होती थी, तो उनको मैंने फ़ोन किया, फिर हम घर गए। तो ये बड़ा ऑनर था एक्चुअली। तो जितना वो बिकने की खुशी थी, इतने महंगे काम ऐसी मैंने अनाप शनाप प्राइस रख दिए थे। हाँ। तो और आर्टिस्ट का प्रॉब्लम क्या रहा है, मेरा भी जैसे जो हमेशा था, कम्युनिकेशन। आर्टिस्ट
कुछ कम्युनिकेट कुछ करना चाहता है, कुछ और कम्युनिकेट हो जाता है। तो आर्टिस्ट ही कभी अपने कस्टमर्स या व्यूअर्स को बता ही नहीं पाया कि भाई मुझे महंगा बेचना ही नहीं है, बट मुझे ये करना है कि मेरा आर्ट फॉर्म या मेरा पेंटिंग या मेरा कैनवस या मेरा पेपर वर्क शुड बी इन अ हाउस होल्ड। एंड आई थिंक दिस इज बीन योर गोल एज वेल, कि you don't care about what price you get. Of course, there is a certain bar, but the point and the view of any artist has always been कि my artwork and my recognition should be there in the art world. तो आन्या आर्ट हमने इसलिए स्टार्ट किया था कि अपकमिंग आर्टिस्ट इतने हमने उनको अपॉर्चुनिटीज दी ताकि उनके आर्ट फॉर्म भी मतलब आगे घर में पहुंच सकें, उनके भी जाए। और कहीं ना कहीं मुझे कभी कभी लगता है कि हम कहीं ना कहीं सक्सीड भी हुए हैं, कभी नहीं भी हुए। तो ऐसे ही आई थिंक दैट्स हाउ वी मेट यू एज वेल, व्हेन डैड मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम एज वेल। एग्जैक्टली, उनका यही था कि मैंने बस काम आपका अभी दिखाना है, बेचना ना बेचना वो तो बात की बात है, वो एक बात की बात वो है, बात की बात कुछ चीजें आपके पास हैं नहीं एक्चुअली, वो सिचुएशन सर्कमस्टेंस, सो वही है। एंड हम यही कहते हैं, मैं हमेशा आन्या आर्ट के पेज पे भी ये कहता हूँ कि आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल आर्ट. I'm 28 years old. I've never tried to sell an art form or sell an artwork. I've always tried to sell a story. Okay, why you should buy that particular art form, why should you invest in that particular art form, and what the journey of that particular artist and art form has always been. बड़ी खूबसूरत बात है। मतलब यही है सर, क्योंकि आर्ट सर मतलब ये मैं जितना डीप जाऊं उतना कम है कि आर्ट आज के दिन में मैं पेंटिंग तभी खरीदता हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल कनेक्शन है कि मैं अजय समीर की पेंटिंग में अच्छा मुझे कुछ ऐसा दिखता है कि विच वार्म्स मी अप, तभी आई विल बाय हिज पेंटिंग। इसलिए नहीं खरीदना क्योंकि अजय समीर है या जी बिल्कुल, ये होता है कि मुझे आर्ट फॉर्म से कनेक्ट होता है, फिर जाके अजय समीर बिकम्स एन अजय समीर। So that is a very blunt opinion which I can give. तो पहले कौन हुसैन साहब को जानते थे सर? करेक्ट, कोई नहीं, वो उनके आर्ट फॉर्म से धीरे धीरे, हाँ आर्ट फॉर्म से तो फिर हमारा चेहरा ही एक्चुअली वो है। तो जैसे परफॉर्मर होते हैं, एक्टर होते हैं, उनका फेस है, किसी की वॉइस है, सिंगर्स की, पेंटर का उसका पेंटिंग है, तो इट्स अ फेस ऑफ टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री। सर मैं ये बिल्कुल जानना चाहता हूँ कि यू बीन इन दिस इंडस्ट्री, आपको आज की में क्या 30 साल हो गए होंगे बीइंग इन दिस इंडस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कभी कोई कंट्रोवर्शियल कुछ इंसिडेंट हुआ है या किसी ने आपको बैक स्टैब किया है या किसी ने आपके साथ चीटिंग की हुआ है, ऐसा कभी हुआ है? देखिए ये तो बहुत नेचुरल सी बात है ऐसा बिल्कुल कि कोई सी भी फील्ड हो, भले ही आप सड़क पे पानी बेच रहे हो वो पुलिस वाला डंडा मार देगा, वो फिर आप उसको 100 रुपए दे दीजिए, सब सेट हो जाता है, 2 दिन तक वो दुआ सलाम करता है। ये हर इंडस्ट्री में है और आर्ट भी एक इंडस्ट्री बन गया है। एक्चुअली जब हमने शुरुआत की थी, मैं वैसे बहुत लकी रहा हूँ, मेरा जब आर्ट वर्ल्ड में मैं आया हूँ, आप समझ लीजिए 93 के बाद, 95 के बाद, बल्कि आप कहिए ठीक से जब मैं आया हूँ। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। हाँ, तो तुम तब थे नहीं। उस वक्त अखबारों में एक चर्चा चली कि क्या आर्ट बाजारू हो गया है। वाओ, आप सोच के देखिए, मैं उस वक्त का आदमी हूँ कि जिस वक्त इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा एडिटोरियल पेज पे, क्या आर्ट अब बाजारू हो गई, हिंदी और इंग्लिश दोनों में छपा था वो, जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस, और उसमें हुसैन से लेके और मेरे तक के व्यूज थे। वाओ, मैं उस वक्त आर्ट में घुसा जिस वक्त मार्केट डेवलप हो रही थी इंडिया में और कुछ काम अच्छे बिकने शुरू हो गए थे। उसके पीछे कॉज बहुत सारे, हुसैन साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और भी लोगों का कंट्रीब्यूशन है स्टार्टिंग में, तो आर्ट बिकना शुरू हुआ था। लेकिन सोचिए वो ज़माना ऐसा था, वो बिकने को बाजारू कह रहे थे, तो क्या अब ये बाजारू हो जाएगी, क्या ये कॉमर्शियल हो जाएगी, क्या अब आर्ट खत्म हो जाएगा, सीरियसनेस हट जाएगी, क्या होगा? तो मैं सोचो उस ज़माने में वो मेरा इंटरव्यू कर रहे थे और उसका शायद कारण ये था कि मैं वहाँ काम करता था, न्यूज़पेपर में आर्ट वर्क्स कर रहा था मैं, और न्यूज़पेपर की वजह से मुझे नेम एंड फेम मिल गया था एक्चुअली। आप रोज़ छप रहे हो, आपका नाम अच्छा है, तो आर्ट में भी आप जल्दी इस्टेब्लिश हो गए। शायद उसी की वजह से मुझे त्रिवेणी गैलरी भी बहुत जल्दी मिल गई, नहीं तो आप 3rd ईयर के स्टूडेंट को कोई गैलरी तो नहीं देता है। सर आपकी मेहनत भी थी, आप बड़े मैंने देखा है कि यू वेरी हम्बल, बट ये सब मतलब ऑफ कोर्स डेस्टिनी एक नाम की चीज होती है। हाँ, तो वो आपको कहीं कहीं घुमा देती है। तो शुरू में मैं कह रहा था ना, अभाव,
अभाव आपको तकलीफें देते हैं, हाँ जी सर। लेकिन आप भिड़ना शुरू हो जाओ, उससे ज्यादा मजा किसी में नहीं। बिल्कुल वो अचीवमेंट, मतलब मैं जहां भी मैं गया, इतने लोगों से मेरी मुलाकातें हुई, बहुत मुलाकातें, मतलब ऐसे नहीं मिल गए, मतलब उनके साथ जो घरेलू संबंध हुए लोगों के साथ, वो शायद इसी वजह से ही हो पाए, और उनसे बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला, और वो फिर आपके काम में भी रिफ्लेक्ट होता ही है, आपके बिहेवियर में नहीं, बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कोई जी। ऐसे जैसा अभी आपने कहा कि वो न्यूज़पेपर में एक या आर्टिकल छपा, हाँ। क्या मतलब क्या चेंज हुआ, या आपको क्या एक इंसिडेंट लगा जिसकी वजह से आपका काम भी आज इज योर अ बिग नेम, अ वेरी बिग नेम? तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था जिससे आपको कुछ पुशबैक मिला हो या और बढ़ावा मिला हो? नहीं, देखिए उस टाइम वो चेंजेस शुरू हो रहे थे, स्लाइटली धीरे धीरे शुरुआत हो रही थी, और मुझे पता नहीं था, क्योंकि हम नए नए एंटर करे थे, तो हम आज देखते हैं, या हाँ उसके जी 10 सर, साल बाद बिल्कुल, हमने देखा बिल्कुल सही। उसका इम्पैक्ट जो था। उस टाइम हमारे लिए, हमारे को भी यही लग रहा था, क्या अब आर्ट, ये क्योंकि ये इतने बड़े बड़े लोग बातें कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े राइटर्स बातें कर रहे हैं, कि अब क्या हम कमर्शियल हो जाएंगे? हमें भी ऐसा डर था, हम क्या इतने कमर्शियल हो जाएंगे, आर्ट बिकाऊ हो जाएगी, फिर पता नहीं क्या बनाएंगे लोग इसमें। हाँ जी सर। तो हमें भी डर था, हाँ जी। और अजीब सा होता है, क्योंकि उस उम्र में आपको पता तो कुछ नहीं होता। इतनी छोटी उम्र थी मेरी भी, 20-21 साल, आई थिंक बिल्कुल सर। 20 में रहा हूँगा मैं, लेकिन मेरे काम बिक रहे थे, और बिक रहे थे, डिमांड हो रही थी, और मैं काफ़ी जल्दी, और मेरे हर अखबार में तकरीबन आर्टिकल छप रहे थे। और उस दौरान एक बड़ी अच्छी बात थी, पेड नहीं था न्यूज़पेपर, हाँ जी सर। पेड नहीं था। मेरे नवभारत टाइम्स में आर्टिकल छप रहे थे, मेरे टाइम्स ऑफ इंडिया में छप रहे थे, हिंदुस्तान में छप रहे थे, सब में ही छप रहे थे, राष्ट्रीय सहारा में छप रहे थे, और वो भी आधा आधा पेज। अब नहीं छपते, अब पेड के बावजूद आधा पेज नहीं हाँ जी छपता है सर, जल्दी। पेड के बावजूद। हाँ, इतना ज्यादा स्पेस नहीं मिलता है। अभी फोटोग्राफ छपते हैं, उस टाइम में वो आर्टिकल लिखते थे, उस टाइम के जो क्रिटिक्स थे। तो धीरे धीरे सिनेरियो चेंज हुआ आर्ट वर्ल्ड में। सो बिल्कुल हुआ, जैसे तो मैं वो एक ना चीज, पता नहीं चलता है, वो जैसे वक्त ऐसे घूमता है ना घड़ी, तो धीरे धीरे होता है। बट हम उस टाइम के हैं जब आर्ट का आया, और फिर हमने Accessibility देखा कि मेरे टाइम पे ही बूम आया थोड़ा, फिर बूम के बाद डाउन भी आया। तो लाइफ में तो अप एंड डाउन भी चलते हैं, नहीं सर, बट वन थिंग विच आई थिंक विच हैज बेनिफिटेड यू नो द आर्ट इंडस्ट्रीज, बिकॉज आई थिंक जैसे मैंने आपको पहले कहा था ना कि इतना एक ये मिसकंसेप्शन था, एक परसेप्शन था कि आर्ट इंडस्ट्री इज अब्यूज, तभी ये आर्टिकल आई थिंक छपा होएगा। बिल्कुल। क्योंकि आई थिंक पहले लोगों ने इतना उसको एक आर्ट को एक प्रोडक्ट बना दिया था। हाँ, मैं ये उसके कहूँगा। बाद ये हुआ। हाँ, जैसे जैसे वो कमर्शियल हुआ, कमर्शियल हुआ, उसके बाद ये सब हुआ, बहुत बहुत कुछ हुआ। फिर हाँ जी सर। एक लेवल में तो बहुत ज्यादा हो गया था, तो फिर धीरे धीरे अब, लेकिन जो भी इंडस्ट्री ग्रो करेगी वहाँ ये स्वाभाविक भी सो है, वो तो ऑफ कोर्स ग्राफ आता ही है। तो फिर वो आता है। बट इस जर्नी के व्हेन सोशल मीडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस, एंड आई थिंक इट हैज इट्स बून्स एंड बेन्स ऑफ कोर्स, बट इट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज एज वेल। जी। आज की डेट पे मैं आज देखता हूँ कि इंस्टाग्राम पे एवरी डे वी सी अ न्यू आर्टिस्ट, अ न्यू फेस। हाउ डू यू थिंक दैट सोशल मीडिया बेनिफिटेड यू एज वेल? कि वो तो मैं जानता हूँ कि कैसे बेनिफिट हुआ है, बट इन योर आईज आपको क्या लगता है कि आर्टिस्ट्स के वर्ल्ड में कैसे सोशल मीडिया ने बेनिफिट किया है? प्रोफेशनली तो बहुत किया है, देखो, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक तो फ्री है। हाँ जी सर। जो यंग आर्टिस्ट आते हैं उनके लिए एक फ्री प्लेटफॉर्म है, और आज के दौर में कमाल की बात है, सब जुड़ गए हैं इससे। हाँ जी सर। तो आप सोचिए कि ऑडियंस बहुत सारी है, हाँ जी सर। और अगर आपका काम उस लेवल पे है, तो वो कोई अप्रिशिएट करे या प्रमोट करे या ना करे, वो कहीं लोगों तक पहुंच जाता है, हाँ जी सर। सोशल मीडिया। हाँ जी सर। और पेंटिंग तो फिर भी एक अलग चीज़ है। आप देखो, म्यूजिक में देखिए आप, हाँ जी सर। और भी दूसरी फील्ड्स में आप देखिए कि लोग वहाँ से क्लिक कर जाते हैं, मिलियंस में उनके व्यूज हो जाते हैं, और बहुत कुछ, वो रातों रात स्टार बन जाते हैं, लोग उनको फिल्मों तक ले आते हैं, सीरियल्स सही तक ले जाते हैं, कहीं भी पहुँच जाते हैं वो। तो सोशल मीडिया का, क्योंकि वहाँ ऑडियंस है, वहाँ पे आपके मासेस हैं। सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, और दौर सोशल मीडिया का चल रहा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एक आम आदमी, गांव में बैठा हुआ आदमी भी अपने टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म पे दिखा सकता है, बशर्ते उसके अंदर अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई टैलेंट हो।
तो मास लेवल पे एक्सेप्टेंस आती है। हाँ जी सर। तो ये एक हो गया, नहीं तो आदमी हमेशा डिपेंड रहता था। हाँ जी सर। और अब क्या है, देखिए काम तो फिर भी कोई सिंगर ही है, सपोज वो बहुत पॉपुलर हुआ, आना तो उसको एक इंडस्ट्री में ही पड़ेगा, किसी बड़े आर्ट म्यूजिक डायरेक्टर के पास या डायरेक्टर के पास, फिल्म्स में, सीरियल्स में, बिल्कुल या किसी चैनल्स के ये म्यूजिक कंपनी के कंपनी के साथ या आर्टिस्ट हाँ, मैनेजमेंट आर्टिस्ट पेंटर है तो उसको गैलरीज उठाएंगी। तो ये अपॉर्चुनिटी हो गई है, गैलरी के लिए भी अच्छा हुआ है कि उनको भी एक, मैंने देखा है कि उनको भी बहुत सहूलियत हुई है कि वो कई बार पहले ना गैलरी भी ढूंढती थी अच्छे आर्टिस्ट, मिलवाओ समीर जी कुछ अच्छे आर्टिस्ट बताइए हमें। आजकल ना कोई किसी से पूछ नहीं रहा है, लोग उठा ले रहे हैं। पहले पूछते थे कि कोई अच्छे आर्टिस्ट हो तो बता, अभी भी पूछते हैं, कम पूछते हैं, पहले ज्यादा पूछते थे क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत थी, ये था एक से दूसरा। और फिर आर्टिस्ट भी सोचता था कि यार मुझे उनसे मिलवा दो, मैं उनसे मिला ही नहीं हूँ, मेरी बातचीत नहीं है उनसे। अभी क्या है कि वो उसका काम अगर असरदार है तो दूसरा उसे खुद ही ये कनेक्ट कर लेता है, या वो कनेक्ट करता है तो वो जवाब दे देते हैं कि हाँ मैंने तुम्हारा काम देखा। तो ये फायदा तो बहुत हुआ है, नुकसान भी बहुत है, तो फायदे भी बहुत हैं। सब मेरा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन ये है कि मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने स्पेशली आर्ट इंडस्ट्री को बहुत ऑफ कोर्स नेगेटिव भी किया है। हाँ मैंने बोला ना, दोनों बूथ एंड लेन्स है, सही कह रहे हो, वो हर जगह रहेंगे। नेगेटिव मुझे हमेशा लगता है कि ज्यादा, क्योंकि पहले क्या था सब द वर्ड आर्ट इज, तभी हमने हार्टफुल किया, तो बिकॉज वेयर देयर इज नो आर्ट देयर इज नो हार्ट, तो इट इज ऑल अबाउट, इट शुड बी एन इंटिमेट सीन, एंड आर्ट इज ऑलवेज बीन दैट। पहले क्या होता था, जैसे हम ट्रैवनकोर पैलेस में भी जब हम एग्जीबिशंस करते थे, सब वर्ड, आपने कहा था ना, सब वर्ड ऑफ माउथ है। मैंने 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को फोन किया कि एग्जीबिशन कर रहे हैं, अच्छा कौन आर्टिस्ट है, अजय समीर, ये वो फलाना ढमकाना, आते थे, बिल्कुल ट्रस्ट पे चलता था, और मतलब खरीद के आर्ट, मतलब पेंटिंग्स चले भी जाते थे। जब से सोशल मीडिया आ गया ना, एक एक्सेसिबिलिटी का प्लेटफॉर्म बन गया, एंड आई थिंक बिकॉज इतना आपने कहा गांव से भी, हर जगह से भी, छोटे छोटे शहरों से भी लोग हैव एक्सेस टू इट, सो आई थिंक कि पीपल हैव सो मेनी ऑप्शंस नाउ दैट द फैक्टर ऑफ ट्रस्ट हैज गॉन ऑफ द चार्ट्स। मतलब मुझे लगता है कि वो ट्रस्ट फैक्टर चला गया, वो जाता है, हाँ वो चला गया। लेकिन मैंने एक चीज और बोली साथ के साथ, हाँ जी सर, मैंने कहा कि आप वहां से अपना काम तो दिखा सकते हो, हाँ जी सर, फाइनली आपको किसी म्यूजिक कंपनी में ही जाना है, हाँ जी सर, बिल्कुल, आपको काम किसी डायरेक्टर के, म्यूजिक डायरेक्टर के अंडर में ही करना पड़ेगा, आपको किसी आर्ट गैलरी को लेना ही होगा, अदरवाइज आप वहां पे गेम खेलते रहेंगे, वो गेम की गेम ही रह जाएगी। तो वो जो आपका जो पॉइंट है वो बहुत फेयर है, और इसीलिए मैंने शुरू में ही बोला कि आप वहां से काम तो दिखा सकते हो, अल्टीमेटली आपका गोल तो वही है, कमर्शियलाइज करना या अपने काम को दिखाना, अपने काम को समझाना। तो वो आपकी नजर पड़ी, जैसे सोच के देखिए, आपके साथ मैं इसलिए बैठा हूं क्योंकि सोशल मीडिया ने मुझे आपसे मिलवाया, फादर से मिलवाया, फादर ने मेरे से बात किया, और मुझे भी एक फैमिली फील आया। रियलिटी है, ये रियलिटी है, क्योंकि इतना लंबा समय मुझे नहीं याद कि सब गैलरीज के साथ हम रह पाते हैं, नहीं रह पाते। वो बीच में कुछ ना कुछ एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, तो बोथ साइड ही होता है, बट होता है। तो वो सोचिए, ये उसकी वजह से हुआ कि आपको एक सही प्लेटफॉर्म ने आपको कनेक्ट किया, और उनकी भी एक ईमानदारी, तो हमारी भी ईमानदारी है कि हम जो इनको काम देंगे वो अपनी तरफ से बेस्ट देंगे, जो मेरा बेस्ट है। तो वो फिर एक कनेक्शन बनता है धीरे धीरे, और वो रिलेशनशिप डेवलप होती है। लेकिन अल्टीमेटली आप वहां दिखा तो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर यही बैठना है, हमें यहीं बैठना है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, एक दूसरे के साथ काम करना है, और पूरी ईमानदारी के साथ, बोथ साइड ईमानदारियां बड़ी जरूरी हैं। तो रिलेशनशिप वही हस्बैंड वाइफ की तरह ही है। बिल्कुल जी सर, हाँ, एनी रिलेशनशिप सर, बी इट विद योर फादर, योर पेरेंट्स, योर एनीवन, इट हैज टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आपने सही बात बोली, मैंने अब ये सोच रहा हूँ कि सोशल मीडिया एक हद तक आपको कुछ दिखा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली फिर वही आपको साथ लेके चलना है, और कैसे चलना है वो फिर स्ट्रेटजीज उनके साथ बैठ के चलती है कि वो कैसे करेंगे। आपको एक लगता है, ये भी एक बून और बेन है कि सोशल मीडिया के आने के बाद ना आपका एक कंपैरिजन हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे पहले
अगर मैं आर्ट फॉर्म्स की भी बात करूँ या आर्ट गैलरीज की भी बात करूँ, 4-5 गिन चुन के होती थी, बहुत कम थी। बहुत कम थी। कोई कंपैरिजन, अच्छा आन्या आर्ट से नहीं लेना, इधर नहीं उधर, बस ये हो गया। हाँ, हर इंडस्ट्री में, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द आर्ट इंडस्ट्री और द एंटरटेनमेंट everything, इंडस्ट्री। हाँ। सो आपको नहीं लगता एक सेंस ऑफ कंपैरिजन आ जाता है जो एक बंदे को थोड़ा डीमोटिवेट भी कर देता है? देखो, जैसे आप भी बोल रहे हो ना, प्लस माइनस चलेगा, जी सर। गो विद द फ्लो। एक मेरा टैग लाइन है Well said. अपने लिए, यस सर। फ्लो के साथ चलो। अजय समीर हाँ जी सर। जैसा फ्लो चल रहा है, मतलब अपने लिए फ्लो, मतलब सोसाइटी का फ्लो नहीं कि उसकी जैसा वो चल रहा है तुम भी ऐसे ही चल। मेरे लिए होता है कि गो विद द फ्लो। आपकी लाइफ आपको कहाँ ले जाना चाह रही है, उसके साथ चलिए। या तो वो सिखाएगी, हाँ जी सर। और या फिर कुछ दे के चली जाएगी। तो आप फ्लो के साथ साथ आप चलते चले जाइए। तो ये सोशल मीडिया और ये अब इतना, अब एआई आ गया है, हाँ जी सर। तो अभी क्या है ना, ये Yes. आपको कहते हैं ना, वक्त के साथ रहना पड़ेगा। हाँ जी सर। देखिए, बिजनेस का तरीका बदलेगा, और ऐसा नहीं है कि अब आर्टिस्ट के लिए आसान हो गया, अब और स्ट्रगल आ गया। हजारों आर्टिस्ट आ गए। जब मैंने शुरू किया था बहुत कम आर्टिस्ट थे, एग्जैक्टली। ठीक है, हम बहुत कम थे। और उसमें हुआ क्या, उसमें भी क्या होता है ना, जो पैशनेट होता है ना वो निकल जाता है आगे। आज भी ऐसा ही है। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट सिर्फ इसलिए मैं कहूँगा कि वो आगे नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वो कंटिन्यूअसली काम नहीं कर रहे हैं, पैशनेट नहीं है। ये पैशन टैलेंटेड लोगों में है, बहुत कम लोगों में है। और जो नीचे वाले लोग हैं, वो उनके अंदर पैशन ज़्यादा होता है, वो आगे निकल जाते हैं। मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। एक जो आर्टिस्ट को बिगाड़ती है ना चीज़, कि आपने जैसे कहा या तो पैशन, हाँ, अर्ली सक्सेस, छोटी छोटी सी सक्सेस एंड मनी। हाँ, वो आई थिंक शुरू में जो आप मुझे बात कह रहे थे, हाँ जी सर, तो वो हो रहता है। तो आप जमीन पे रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, हाँ, काम करते रहोगे। अब हवा में उड़ गए आप 2 पेंटिंग में, या जो आप मुझे कह रहे थे ना कि यार वाजपेयी से मिल गए, अरे एक से एक धुलंधर बैठे हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात। एक से एक धुलंधर बैठे हैं, आप कुछ नहीं हो अभी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तो जो मेरा असली काम है वो मैं बना ही नहीं पाया हूं अभी। सीरियसली, मतलब इतनी, हर 5 साल के बाद एक ऐसा वक्त आता है, बहुत सारे लोगों में आता होगा, मेरी लाइफ में भी आता है, हर 5-6 सालों में एक टाइम आता है जब मैं अपने काम से बोर हो जाता हूँ। और फिर उसमें चेंजेस क्या कर सकते हैं, इसमें क्या बेटर कर सकते हैं, क्या और कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सब कश्मकश शुरू हो जाती है। 1.5-2 साल आप बहुत परेशान रहते हो, वो पूरा दिन रात। कोई नहीं कह रहा आपको, कोई नहीं कह रहा है। अभी रेड मेरा अच्छा चल रहा है, मतलब मार्केट भी अच्छी है, आप भी तारीफ कर रहे हो, सब तारीफ कर रहे हैं। मैं परेशान हूँ आजकल, 5-6 साल हो गए हैं इसको। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। हाँ, आपने रेड का जिक्र किया था, वो गप्पे हम इतनी मार रहे हैं, वो रह जाती है चीजें। तो रेड ये शुरू से नहीं आया था, जैसे मैंने कहा था ना, स्टार्टिंग से जर्नी बतानी पड़ेगी। हम भटक गए फिर रास्ते में, गप्पे मार रहे हैं दोनों खूब। तो ये धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट आता है। एक समय के बाद में वो ब्लैक एंड व्हाइट से बोर हो गया था, मैं सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट करता था। तो वही मैंने कहा, उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट में एक्सपेरिमेंट हो रहा था, कभी कुछ कर देता था मैं, कभी कुछ कर देता था। फिर बाद में मुझे लगा अब इसमें भी कुछ चेंजेस चाहिए, तो मैंने उसमें कुछ क्यूबिज्म को लेके काम किया। और क्यूबिज्म की पहली पेंटिंग आपने ही बेची। हाँ जी सर, जो बड़ी अच्छी थी वो, जो तमाशा जो था, तमाशा था, क्या बढ़िया जगह भेजी है आपने। और आनिया गैलरी का तो बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि उन्होंने दुबई में मेरी पेंटिंग कहाँ पहुँचा दी है, बुर्ज खलीफा में पहुँचा दी है। तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आपके 2 काम, वन वाज तमाशा व्हिच वाज इन दुबई, एंड अनदर थिंग व्हिच इवन अजय सर, आई डोंट थिंक ही नोज दिस, कि द सीईओ ऑफ HCL मिस्टर विनीत नायर साहब आए थे। एंड वो आए थे, उन्होंने बस ये कहा था कि मुझे घर में ना गेस्ट आते हैं, मुझे पेंटिंग लगानी है। उनको कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं था। तो उस टाइम सर भी बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था। तो हमने कहा ये देखो, एंड उन्होंने, वो थी 6.5 फुट बाय 5 फुट की पेंटिंग। और मुझे याद है मेरा स्टाफ गंगा भी यहाँ पे वो भी था वहाँ पे। तो हमने कहा कि सर ये देखो, और उन्होंने ऐसी झट से देख के उन्होंने कहा डन है। मतलब ये स्टोरी थी बिहाइंड, मतलब एंड वी वर आल्सो लाइक कि विनीत नायर, सीईओ ऑफ HCL, और जब उनके घर पे गए, हमने कहा थैंक यू सो मच। तो ये थी। हाँ, तो इसलिए भी मैं कह रहा था कि ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात थी
कि ये काम यहाँ आन्या के थ्रू गए, तो पहला काम क्यूबिज्म का आप लोगों ने ही सेल किया। हाँ जी सर। तो उसके बाद क्यूबिज्म आया। क्यूबिज्म में मुझे लगा क्यूबिज्म बहुत लोग कर रहे हैं, हाँ जी सर। इसलिए मेरी पेंटिंग में ओरिगेमी आ गया। हालांकि वो भी क्यूबिज्म की ही फॉर्म है, forms है, लेकिन प्योरली क्यूबिज्म नहीं है। क्यूबिज्म में फॉर्म्स ओरिगेमी की आ गई। तो जो मेरे उसके बाद के काम आए वो ओरिगेमी में आए, जिससे मैं सेटिस्फाई हुआ। ओके। क्योंकि क्यूबिज्म तो मुझे लगा बहुत लोग करते हैं तकरीबन, तो और क्या चेंज करें इसमें। तो बहुत दिनों तक मैं डिस्टर्ब रहा। फिर वो ओरिगेमी आया, देन आई वॉज सेटिस्फाइड। और फिर उसके साथ रेड कलर आया। तो रेड कलर के बारे में आप पूछ हाँ रहे जी थे। सर। तो रेड कलर एक तो बहुत पावरफुल कलर है, यस सर। और वो जो कॉम्बिनेशन था ब्लैक वाइट और रेड, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। लोगों को भी बहुत अट्रैक्ट करता है हाँ, सर। अट्रैक्टिव कलर तो है। एक थ्योरी आपने भी बताई रेड की, पावर ऑफ रेड। यस। तो वो बड़ा पॉपुलर थ्योरी है, और एडवर्टाइजिंग एजेंसी सब फॉलो करती हैं हाँ जी उसको। सर। हाँ जी सर। तो कहीं मेरे जहन में लेकिन एडवर्टाइजिंग नहीं था। मेरे जहन में था कि ये जो कलर है ये मेरी पेंटिंग को सूट करता है, जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ जाता है और कंट्रास्ट होके आता है। तो ब्लैक एंड वाइट के साथ ये बड़ा कंट्रास्ट होके आता है। तो मुझे इसलिए भी रेड आया। तो दोनों तरीके से आया। एक तो आप देखते हो ना इसका विजुअल अपील क्या है, यस सर। दूसरा सब्जेक्टिवली कैसा जा रहा है। तो दोनों तरीके से ये आया, तो वो अप्रिशिएट भी हुआ। So thank you. Now we are just going to end with a fun activity which is known as the Heartful activity. जी हाँ। तो सर हमने कहीं पढ़ा था कि कोई भी आर्ट फॉर्म को करने के लिए ना आई थिंक 7 minutes काफ़ी होते हैं. दिस इज वी रेड दिस समवेयर. सो जस्ट अ फन एलिमेंट टू एंड द पॉडकास्ट. सो आई एम गोइंग टू बी गिविंग यू अ कैनवस. अभी मैं कैनवस मंगाऊंगा जो हमने आपके लिए मंगाया है. पेपर मिला नहीं, इसके कैनवस है. कोई बात एंड वी हैव कलर्स एंड द इक्विपमेंट फॉर यू. आप वो 7-8 मिनट में आप योर टाइम मैं आपको 5 कीवर्ड्स दूंगा. ठीक है, वो 5 कीवर्ड से जो भी आपके मन में आता है, कुछ पिक्चर आती है, कुछ भी, और ये नहीं कि पूरी पेंटिंग बना देनी है, ऑफ कोर्स कुछ भी 5 कीवर्ड से कुछ भी बना सकते हो, प्लीज़ बना दो. एंड इट वुड बी एन ऑनर इफ़ यू कैन डू दैट. एंड या दैट्स अबाउट इट.
सो आई थिंक सर आज इतने मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन हुई जो आपने अभी बनाया भी बहुत अच्छा था. आई थिंक आई कुडंट हैव हैड अ बेटर फर्स्ट एपिसोड एंड आई मीन दिस विद ऑल माई हार्ट. आई थिंक हार्टफुल जो एक हमने शो पॉडकास्ट स्टार्ट किया है इट इज़ बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू एंड सच बिगीज लाइक यू. आप जैसे लोग आते हो तभी हम एग्जिस्ट करते हैं. So thank you so much for this first episode, big episode, and thank you for so many thoughtful insights. I've loved it, and I don't think I have anything else to say. आप कुछ बोलना चाहोगे? थैंक यू आर्यमन, थैंक यू. बहुत मज़ा आया तुम्हारे हाँ जी साथ. सर. ये सोलफुल बातचीत भी थी, हार्टफुल में सोलफुल बातचीत थी. तो तुम्हारे साथ बात करना वैसे भी मुझे पसंद हाँ है. जी. तो रियली मैंने बहुत इन्जॉय किया और मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हमेशा हैं, हमेशा. तो ऐसे ही काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें. Thank you, Thank thank you, you so thank you, much. thank you so much.